बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 17वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीमाओं से परे गुंजायमान पदवियाँ। जो मुग़ल शासकों ने जो पदवियाँ ग्रहण करी थी, जो उपाधियाँ ग्रहण करी थी, उनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। इतिवृत्तों के लेखकों ने मुग़ल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। तो उन्होंने उसके बारे में लिखा कि बादशाहों ने कौन कौन सी उपाधियाँ पदवियाँ धारण की थी। इनके अंतर्गत शहंशाह, शहंशाह का मतलब राजाओं का राजा, जैसी सामान्य उपाधियाँ, है ना। सामान्य जो थी ये पदवियाँ थी। शहंशाह, हर कोई शासक इस पदवी को धारण कर लेता था, शहंशाह। और जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला, और शाहजहां, है ना, विश्व का राजा, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास पदवियाँ शामिल थीं। जैसा कि आपको पहले भागों में भी बताया है, आलमगीर जो है पदवी किसने धारण की थी। और अगर आपको याद हो तो आलमगीर जो पदवी है वो औरंगजेब ने धारण की थी। तो इस प्रकार आपको ये तो जहांगीर तो पता है आपको, जहांगीर नाम था उसका, उसी नाम से प्रसिद्ध था यह। शाहजहां भी उसी नाम से प्रसिद्ध था। तो आगे बच्चों, मुग़ल बादशाहों के अविजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन पदवियों और उनके अर्थ का हवाला देते थे। तो जो वो जीत नहीं पाए और जहाँ पर वे राजनीतिक नियंत्रण का दावा करते थे, कहते थे कि यह हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ पर वे कहते थे कि ये देखो पद उपाधि उनकी यह है, कौन सी, जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला, यह उपाधि है उनकी। तो इन्होंने तो विश्व पर कब्जा कर लिया है, तो यह क्षेत्र भी उनका ही है। इसी तरह से शाहजहां, है ना, विश्व का राजा। तो इन पदवियों का वे हवाला देते थे। लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के राजनयिक रिश्तों और संघर्षों का विवरण देते हैं। अब इन जिसमें प्रतिस्पर्धा, जो क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का पता चलता है। तो कौन कौन से थे वे, उसके बारे में जानेंगे। सफावी और कंधार, है ना, उसको लेकर, कंधार को लेकर जो है इनके बीच में जो मन मुटाव था, इनके बीच में जो युद्ध होता था, उसके बारे में जानेंगे। युद्ध, जो मुग़ल राजा थे और ईरान व तुरान के जो पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते थे, वो अफ़गानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। मतलब जो मुग़ल राजा थे और ईरान और तुरानी जो शासक थे, उनके बीच जो रिश्ते थे, वे हिंदुकुश पर्वत पर जो सीमा लाइन थी, बॉर्डर लाइन थी, उस पर जिसका नियंत्रण होता था, उस पर वह निर्भर होते थे रिश्ते उनके। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश पर्वत को पार करना होता था। इसीलिए वे चाहते थे हिंदुकुश और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण हासिल कर ले, ताकि कोई भी विदेशी ताकत उत्तर पश्चिमी भाग से भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकार न कर सके। इसीलिए मुग़ल ऐसा चाहते थे, उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, हिंदुकुश और उसके आसपास वाला क्षेत्र। मुग़ल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि
सामरिक महत्व की चुनौतियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। तो इसी प्रकार मुग़ल शासक हमेशा चौकन्ने रहते थे कि भाई कहीं काबुल व कंधार से पर अगर वो नियंत्रण करेंगे तो जो वहाँ से आने वाला खतरा है उससे बचा जा सकता है। कंधार सफ़ावियों और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ था। तो इसीलिए कभी कंधार जो था सफ़ावियों के पास रहा और कभी कंधार जो था मुग़लों के पास रहा। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर ने पुनः जीत लिया। अब जो है हुमायूं ने जीता था, बाद में वापस जो है सफ़ावियों के अधिकार में चला गया था, लेकिन 1595 में अकबर ने फिर से जीत लिया। यद्यपि सफ़ावी दरबार ने मुग़लों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा। हमेशा सफ़ावी शासक कंधार पर अपना क्षेत्र होने का दावा करता रहा, लेकिन उनके जो राजनीतिक संबंध थे वो मुग़ल शासकों के साथ थे, क्योंकि वो आपको बताया था सामरिक महत्व का यह स्थान था कंधार, इसीलिए वे सफ़ावी उस पर अधिकार करना चाहते थे और मुग़ल भी उस पर अधिकार करना चाहते थे। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुग़ल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। तो जहांगीर ने भेजा था अपना दूत, लेकिन वह जो है सफल नहीं रहा और इस प्रकार फिर उनके बीच जो है युद्ध हुआ। 1622 में की शीत ऋतु में एक फ़ारसी नेता ने कंधार पर घेरा डाल दिया, कंधार को चारों तरफ से घेर लिया। मुग़ल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला और नगर सफ़ावियों को सौंपने पड़े। तो इस प्रकार जो था, कभी जो है कंधार मुग़लों के हाथ में था और कभी जो था कंधार जो है सफ़ावियों के अधिकार में था। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को लेकर उनके बीच में जो है युद्ध होते रहे। समय समय पर कंधार को लेकर युद्ध हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो कंधार था वह हिंदू कुश पर्वत के पास में था और कोई भी विदेशी आक्रांता उसी रास्ते से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर सकता था। तो यह बहुत सामरिक महत्व का स्थल था, इसीलिए वे दोनों ही उस पर अधिकार करना चाहते थे। आगे बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार, यह टॉपिक पढ़ेंगे हम। ऑटोमन साम्राज्य जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसके बारे में डिटेल में, वही ऑटोमन साम्राज्य है। ये ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुग़लों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सके। तो इसलिए वे व्यापार कर सके ऑटोमन साम्राज्य से और वहाँ की तीर्थ यात्रा कर सके। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने उनके साथ सरल संबंध बनाए। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ पर मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण स्थल स्थित थे। मतलब ऑटोमन साम्राज्य का जो भाग था वह था मक्का और मदीना। तो वहाँ की तीर्थ यात्रा ये लोग करते थे। तो इसीलिए उन्होंने उनके साथ व्यापारिक संबंध
और तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने संबंध बनाए थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। तो इस प्रकार जो है धर्म और वाणिज्य के मुद्दे को ये मिलाता था, है ना, मिलता था, क्योंकि धर्म जो है ये तीर्थ यात्रा और वाणिज्य जो कि व्यापार, है ना। तो इस प्रकार धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध थे। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोका, तो अदन और मोका कौन थे? लाल सागर पर बने हुए बंदरगाह थे। उनको बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित जो आय होती थी वो उस इलाके के धर्म स्थलों व फ़कीरों में दान में बांट देता था। तो मुग़ल जो शासक थे वो अदन और मोका नामक जो बंदरगाह में जो बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात होता था और जो इनसे जो बिक्री होती थी उससे जो लाभ होता था और वह उसे वहाँ के जो धार्मिक स्थल थे और वहाँ के जो फ़कीर थे उनमें दान में दे देता था, है ना। औरंगजेब के शासनकाल तक यही रहा। लेकिन औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के बारे में पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया। उसने कहा कि वहाँ के धर्म स्थलों में क्यों बांटा जाए, वहाँ के फ़कीरों में क्यों बांटा जाए, है ना, भारत में ही इसका वितरण करना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का है। तो इस प्रकार मक्का और मदीना में दान होता था, वह पैसा वहाँ के फ़कीरों को होता था, तो उसने वह पैसा वहाँ नहीं देकर वापस भारत मंगवाना शुरू कर दिया और यहाँ के स्थल थे जो तीर्थ स्थल, वहाँ के रख रखाव, वहाँ के फ़कीरों, उसके लिए उसने वह पैसा दान में दिया। तो बच्चों यह भाग समाप्त हुआ। आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है उसके आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं। अब इसका अंतिम एक भाग और है जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।